हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों को क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, अर्थात फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करेंगे। फ्रांस की क्रांति की बात की जाए तो यह सभी क्रांतियों की जननी मानी जाती है, सभी क्रांतियों की जननी मानी जाती है। और अगर इसकी डेट की बात की जाए तो 14 जुलाई 1779 को हुई। और आपको बताएं, इस टाइम पे जो फ्रांस का किंग था, फ्रांस का राजा था, वो लुई 16 था। लुई 16 की बात की जाए तो ये 1774 में मात्र और मात्र 20 वर्ष की एज में जो है फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा, फ्रांस का जो है गद्दी पे बैठ के राजभार संभाला। और इसकी शादी की बात की जाए तो शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेटे से हुई। और इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये गद्दी पर बैठा, उस टाइम पे फ्यूडल सिस्टम अर्थात सामंत व्यवस्था अपने चरम पर थी। फ्रांस हो या फिर पूरे यूरोप में चरम पर थी। और अगर इस व्यवस्था की बात की जाए तो किंग को सर्वोच्च अथॉरिटी माना जाता था। राजतंत्र, जिसको मोनार्की कहते हैं, वो किंग को सर्वोच्च अथॉरिटी मानते हैं। किंग के राइट और लेफ्ट हैंड में नोबल्स होते थे और चर्च का पादरी अर्थात चर्च का क्लर्जी होता था। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो जो चर्च का क्लर्जी होता था वो धर्म की दृष्टि से जनता का शोषण करता था। नोबल सामंत होता था जिसके अंडर में सारी की सारी ज़मीन होती थी। और फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम अपनी चरम सीमा पर इसीलिए था। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ये चीज़ें लिख लेते हैं। अर्थात फ्रांस की क्रांति। अगर डेट की बात की जाए तो 14 जुलाई 1779 को हुई। और फ्रांस की क्रांति को अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन को सभी क्रांतियों की जननी कहा गया है। सभी क्रांतियों की जननी फ्रेंच रेवोल्यूशन को माना गया है। और आपको बताएं, 1774 में 20 वर्ष अर्थात 20 ईयर्स ओल्ड था। और 20 वर्ष की एज में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और अगर इसकी शादी की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी
एंटोनेटे से शादी हुई थी। और आपको बताएं, मैंने बताया कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता था। तो फ्यूडल सिस्टम अर्थात सामंत व्यवस्था से पहले ये भी जान लेते हैं कि इस टाइम पे जो किंग था वो कौन था। लुई 16 था, अर्थात लुई 16वां बोल सकते हैं, लुई 16। और आपको बताएं ये समथिंग 1774 अर्थात 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। और अगर इसके वंश की अर्थात डायनेस्टी की बात की जाए, किस डायनेस्टी का था, तो वो बुर्बो। अगर डायनेस्टी की बात की जाए तो बुर्बो वंश अर्थात बुर्बो डायनेस्टी का था लुई 16। और जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम वो फ्रांस में इस टाइम पे चरम पर था। और फ्यूडल सिस्टम की बात की जाए तो फ्यूडल सिस्टम में मैंने बताया कि किंग को सर्वोच्च अथॉरिटी माना जाता है। राजतंत्र जिसको मोनार्की कहते हैं, वो किंग को सर्वोच्च अथॉरिटी मानते हैं। किंग के लेफ्ट, राइट और लेफ्ट साइड में खड़े हुए हैं आपके पादरी, नोबल्स लिए हुए, अर्थात राइट और लेफ्ट में नोबल्स होते थे। और चर्च का पादरी अर्थात क्लर्जी होता था। लेफ्ट और राइट में नोबल्स, क्लर्जी अर्थात पादरी। और मैंने जैसा बताया कि जो पादरी थे ये धर्म के दृष्टि से क्या थे कि जनता का शोषण करते थे। नोबल्स सामंत होते थे जिसके अंडर में सारी की सारी ज़मीन होती थी। और फ्रांस में सामंती प्रथा अर्थात फ्यूडल सिस्टम इसीलिए अपनी चरम सीमा पर था। तो ये चीज़ें बताई। उसके बाद में अगर बात की जाए तो लगभग फ्रांस में 90% किसान थे और 90% लोगों के पास में मात्र 40% ज़मीन थी, अर्थात और जो 60% ज़मीन थी वो मात्र 10% लोगों के पास में 60% ज़मीन थी। अगर नोबेलिटी अर्थात कुलीन वर्ग और क्लर्जी अर्थात पादरी की बात की जाए तो उसके पास में 40% भी जो है प्रॉस्परस अर्थात धनी लोगों के पास में ही होती थी। तो जो फ्यूडल सिस्टम में ज़मीन का जो सारा सिस्टम होता था वो किसानों को अपनी ज़मीन करते क्या थे कि रेंट पे देते थे। जो नोबल्स होते थे वो अपनी जो है ज़मीन रेंट पे देते थे और रेंट पे देने के बाद में जो उससे प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन करते क्या थे, सारा का सारा प्रोडक्शन अपने पास में रख लेते थे। उसके बाद में रखने के बाद में किसानों पर टैक्स लगाते थे।
और यही कारण रहे हैं कि फ्रांस में क्रांति आई, और ऐसी क्रांति जो नहीं आनी चाहिए थी। तो जो वहाँ पे टैक्स लगता था वो दो टाइप का था, एक तो टाइड था और दूसरा टाइल था। टाइड अर्थात धार्मिक कर टाइप का था, जो क्लर्जी अर्थात पादरी लोग लेते थे, और जो टाइल कुछ लोग टैले बोलते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स था। और डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल थे। इनडायरेक्ट टैक्स में होता ये था कि डेली कंजम्पशन अर्थात डेली जो खाने पीने की चीज़ों पे या डेली की यूज़ में चीज़ें होती थी उस पे लगता था। जैसे आपका साल्ट हो गया, नमक डेली खाते हैं, तम्बाकू खाने वाले लोग, टोबैको खाने वाले लोग डेली खाते हैं, तो उस पे भी टैक्स लगता था। तो ये जो चीज़ें थी इन्हीं कारणों से फ्रांस की क्रांति हुई। और बात की जाए लुई 16 ने फ्रांस को कर्ज में कैसे डुबोया, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अगर फ्रांस के किसानों की बात की जाए तो फ्रांस में किसान जो थे वो समथिंग 90% थे, और 90% किसानों के पास में 90% किसानों के पास में समथिंग आपका 40% ज़मीन होती थी। तो 90% के पास में अगर 40% है तो 10% जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनके पास में 60% ज़मीन होती थी। और नोबेलिटी अर्थात कुलीन वर्ग और क्लर्जी होते थे, 40% ज़मीन तो उन्हीं के पास में होती थी। और वो जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम के तहत करते क्या थे कि अपनी ज़मीन को ये करते क्या थे, रेंट पे दे देते थे, और जो उससे प्रोडक्शन होता था वो सारा का सारा रख लेते थे, और प्रोडक्शन जितना भी हो उसको रखे, और उसके बाद में करते क्या थे कि किसानों पे टैक्स लगा देते थे। टैक्स तब लगाते थे जब सारा का सारा प्रोडक्शन रख लेते थे। तो ये कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा था। अगर बात की जाए तो टाइड जो था वो पादरी अर्थात क्लर्जियों के द्वारा लिया जा रहा था, जो कि धार्मिक कर था, टाइड। और दूसरा जो टैले टाइप का था अर्थात टाइल बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स था अर्थात प्रत्यक्ष कर था। तो टाइप्स के बारे में लिख लेते हैं। जो कि पादरी लोग लेते थे, और ये धार्मिक कर था। धार्मिक कर अर्थात बोल सकते हैं रिलीजियस टैक्स। तो उसके बाद में अगर दूसरे टैक्स की बात की जाए तो टैले, जो टैले कर था, टैले टैक्स था, वो डायरेक्ट टैक्स था। और जैसे ये जो टैक्स लगता था, ये आपका साल्ट हो गया या टोबैको हो गया, एक्सेट्रा, ऐसी ही जो खाने पीने की चीज़ें थी, डेली यूज की चीज़ें थी, उन पे लगाते थे। तो उसके बाद में
लुईस 16 मैंने बताया कि लुईस 16 जो था वो कर्ज में कैसे डुबोया, उसके बारे में, फ्रांस को कर्ज में कैसे डुबो रखा था उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।